नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है गुप्त वंश के बारे में। जो है आज की हमारी चौथी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे गुप्त वंश के बारे में और चौथी क्लास है। और आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे स्कंदगुप्त के बारे में। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश की यदि बात की जाए तो चौथी क्लास जो हो जाती है। और आज की क्लास में हम जानने वाले हैं स्कंदगुप्त के बारे में। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे दोस्तों स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त की यदि दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं तो स्कंदगुप्त जो है गुप्त वंश का अंतिम महान शासक था। अंतिम महान शासक का मतलब है दोस्तों, यानी जो अब अंतिम शासक हुए हैं उनमें जो है सबसे महान शासक कौन था? स्कंदगुप्त था। इसकी उपाधि है दोस्तों क्रमादित्य, शक्रोपम। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे विष्णु उपासक। साथ ही इसने राजधानी क्या बनाई थी? अयोध्या जो है राजधानी इसने बनाई थी। साथ ही दोस्तों यहाँ से एक भीतरी अभिलेख मिला है जहाँ से हमको पता लगता है हूणों को पराजित किया था इसने, और इसीलिए इसे हूण विजेता भी कहा जाता है। साथ ही सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है कि सुदर्शन झील जो है इसका पुनर्निर्माण जो है कराया था, किसने कराया था? और साथ ही दोस्तों इसका जूनागढ़ अभिलेख से जो है सुदर्शन झील का संबंध है। साथ ही सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित की देखरेख में जो है इसका पुनर्निर्माण जो है करवाया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। साथ ही गुप्त वंश में जो है कुल 24 शासक हुए हैं। कितने? कुल 24 जो है शासक हुए हैं। जिन जिन शासकों से क्वेश्चन बनते हैं हम केवल उन्हीं को जो है करने वाले हैं। और इस वंश का अंतिम शासक कौन है? विष्णु गुप्त। याद रखें दोस्तों, विष्णु गुप्त जो है इस वंश का अंतिम शासक है, जिसको कुमारगुप्त थर्ड भी जो है कहा जाता है। तो आप दोस्तों पहले अब इनको लिख लेते हैं, फिर गुप्त काल की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जो है अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों अब लिखना स्टार्ट करते हैं स्कंदगुप्त के बारे में। तो सारे पॉइंट एक एक करके अब लिखेंगे यहाँ पे। यानी गुप्त वंश का अंतिम महान शासक था। गुप्त वंश का अंतिम महान शासक था। गुप्त वंश का अंतिम महान शासक था। और साथ ही दोस्तों उपाधि की हम बात करेंगे। उपाधि क्या थी दोस्तों? इसको क्रमादित्य, शक्रोपम और साथ ही विष्णु उपासक। क्रमादित्य शक्रोपम और साथ ही दोस्तों यहाँ पे विष्णु उपासक भी लिख लेते हैं। विष्णु उपासक, क्योंकि ये भगवान विष्णु को जो है मानता था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे राजधानी की यदि बात की जाए तो दोस्तों इसकी राजधानी क्या है? राजधानी की हम बात करेंगे कि इसने जो है अपनी राजधानी बनाया था। किसको? अयोध्या को जो है इसने अपनी राजधानी बनाया था। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे भीतरी अभिलेख यहाँ पे लिखते हैं। भीतरी अभिलेख की यदि बात की जाए, हूणों को पराजित किया था। हूणों को जो है दोस्तों पराजित किया, और इसलिए इसे हूण विजेता कहा जाता है। हूण विजेता कहा जाता है। तो दोस्तों पहले हम इसकी थ्योरी लिख लेते हैं थोड़ी बहुत, उसके बाद इसको अच्छे से समझेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सुदर्शन झील के बारे में। सुदर्शन झील की यदि बात की जाए तो सुदर्शन झील की जानकारी कहाँ से मिलती है? जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। कहाँ से दोस्तों? जूनागढ़ अभिलेख से जो है इसकी जानकारी मिलती है। और साथ ही दोस्तों सुदर्शन झील की यदि बात की जाए तो इसका जो है इस पुनर्निर्माण करवाया था। याद रखें दोस्तों, पुनर्निर्माण जो है करवाया गया था। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे कि सौराष्ट्र
सौराष्ट्र के गवर्नर, सौराष्ट्र के गवर्नर, सौराष्ट्र के गवर्नर प्रणदत्त के पुत्र, प्रणदत्त के पुत्र चक्रपालित की देखरेख में, चक्रपालित की देखरेख में, की देख रेख में, याद रखें दोस्तों, देख रेख में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे गुप्त वंश में कुल 24 शासक हुए थे। गुप्त वंश में कुल 24 शासक हुए हैं। याद रखें दोस्तों, गुप्त काल में जो है कुल कितने शासक हुए हैं? कुल 24 शासक जो है हुए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि इस वंश का अंतिम शासक कौन था। इस वंश का अंतिम शासक, इस वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था। कौन था दोस्तों? विष्णुगुप्त जो है गुप्ता डायनेस्टी का अंतिम शासक था। और इसको जो है कुमारगुप्त थर्ड भी कहा गया, कुमारगुप्त थर्ड भी कहा गया है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब इसको हम रिवीजन कर लेते हैं और इसके बाद जो है यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जो है जानेंगे। तो दोस्तों यदि बात की जाए स्कंदगुप्त की, तो गुप्त वंश का जो है अंतिम महान शासक इसको माना जाता है। इसकी उपाधि यानी टाइटल किरामादित्य, सक्रोपम और साथ ही विष्णु का उपासक था, यानी भगवान विष्णु की ये पूजा करता था। इसने अपनी राजधानी यानी कैपिटल बनाई थी अयोध्या। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। साथ ही यहाँ से एक भीतरी अभिलेख मिलता है जिसमें जानकारी मिलती है कि हूणों को पराजित किया था, इसीलिए इसे हूण विजेता कहा जाता है। यानी स्कंदगुप्त ने जो है हूणों को पराजित किया था, ये जानकारी मिलती है भीतरी अभिलेख से, और इसीलिए इसको हूण विजेता जो है कहा जाता है। साथ ही सुदर्शन झील, सुदर्शन झील की जानकारी मिलती है जूनागढ़ अभिलेख से, जिसको रुद्रदामन ने जारी कराया था। तो यह आपको अच्छे से याद रखना है। और साथ ही इस सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त के गवर्नर पुष्यगुप्त ने जो है करवाया था। किसने? पुष्यगुप्त ने जो है करवाया था। अब दोस्तों इसके पुनर्निर्माण की यहाँ पे बात की जाती है, तो किसने? स्कंदगुप्त ने करवाया था। सौराष्ट्र के गवर्नर प्रणदत्त के पुत्र चक्रपालित की देखरेख में जो है इसका पुनर्निर्माण करवाया था स्कंदगुप्त ने। गुप्त वंश में कुल 24 शासक हुए हैं और हम केवल उन्हीं शासकों को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं जिनसे जो है क्वेश्चन बनते हैं और जो महत्वपूर्ण हैं। और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त था, जिसको कुमारगुप्त थर्ड या तृतीय भी जो है कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ की हम प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं कि दंडपाशिक जो है पुलिस प्रमुख को कहा जाता था। महासंधिक विग्रह जो है विदेश नीति या युद्ध एवं शांति नीति को। साथ ही महादंड नायक जो है न्याय विभाग का प्रमुख होता था। अग्रहारिक की हम बात करेंगे दान विभाग, यानी दान विभाग को कहा जाता था। कुमार अमात्य, महत्वपूर्ण मंत्री को कुमार अमात्य जो है कहा गया है। और साथ ही दोस्तों यहाँ के सिक्के यानी कॉइन की हम बात करेंगे, तो सोने के सिक्के जिनको दिनार कहा गया है, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने इसको जारी कराया था सोने के सिक्के को। साथ ही चांदी के सिक्के की हम बात करेंगे तो इनको जो है रुपया कहा गया है, जिनको जारी कराया था चंद्रगुप्त सेकंड ने। तांबे के सिक्के को कौड़ी कहा जाता था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो अब पहले इनको लिखते हैं, फिर अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे, फिर यहाँ के टैक्सों के बारे में, और यहाँ पे फिर यहाँ के कुछ मंदिर भी हैं तो इन सभी के बारे में। तो अब इन सभी को एक एक करके यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे दोस्तों प्रशासनिक व्यवस्था। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इनको अच्छे से याद करेंगे। लिखेंगे दोस्तों प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक प्रशासनिक व्यवस्था की यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं प्रशासनिक व्यवस्था की। तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे एक एक करके दंडपाशिक, दंडपाशिक की यदि बात की जाए तो पुलिस प्रमुख को कहा जाता है, पुलिस प्रमुख को जो है कहा जाता है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे महादंड नायक किसको कहा जाता है? महादंड नायक, महादंड नायक की यदि बात की जाए तो न्याय विभाग का प्रमुख होता है, न्याय विभाग का
प्रमुख याद रखें दोस्तों, यानी जो न्याय विभाग का प्रमुख होता है उसको जो है महादंड नायक जो है कहा गया। और साथ ही दोस्तों महासंदिग्ध विग्रह महासंदिग्ध महासंदिग्ध विग्रह की यदि बात की जाए तो ये कौन होता था? विदेश नीति यानी विदेश मंत्री भी कह सकते हैं, विदेश नीति का प्रमुख, विदेश नीति का प्रमुख, जिसका काम होता था युद्ध एवं शांति के मामलों की देखरेख करना। तो ये इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अब आएगा दोस्तों यहाँ पे अग्रहारिक लिख लेते हैं। ये कौन होता था? दान विभाग होता था अग्रहारिक की यदि बात की जाए तो ये कौन है? दान विभाग। याद रखें दोस्तों, दान विभाग। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों। यहाँ पे हम बात करेंगे कुमार अमात्य की। कुमार अमात्य की यदि बात की जाए तो कुमार अमात्य का मतलब होता था महत्वपूर्ण मंत्री, यानी जो महत्वपूर्ण मंत्री होते थे उनको कुमार अमात्य जो है कहा गया है। अब दोस्तों यहाँ पे हम कॉइन की बात कर लेते हैं। कॉइन यानी सिक्कों की हम बात करेंगे। सिक्के की यदि बात करते हैं तो दोस्तों जैसा सोने का सिक्का, सोने के सिक्के की यदि बात करते हैं तो इनको जो है दिनार कहा गया। क्या दोस्तों? इनको जो है दिनार कहा गया। अब दोस्तों इनको जो है जारी किसने कराया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी कराया। यानी गुप्त काल में जो है सोने के सिक्के जारी कराने वाला प्रथम शासक कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम। कौन दोस्तों? चंद्रगुप्त प्रथम। क्योंकि जब चंद्रगुप्त प्रथम ने अपनी शादी की थी तो उस समय जो है इन्होंने एक राजा रानी का सिक्का जो है जारी कराया था, जो कि सोने का सिक्का था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं किसके? चांदी के सिक्के। चांदी के सिक्के की यदि बात की जाए तो इनको जो है रुपयक याद रखें दोस्तों, रुपयक। चांदी के सिक्कों की यदि बात की जाए तो इनको जो है रुपयक जो है कहा गया। और साथ ही दोस्तों इनको किसने? चंद्रगुप्त सेकंड ने जारी कराया था। चंद्रगुप्त सेकंड ने जारी कराया। चंद्रगुप्त सेकंड। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे तांबे के सिक्के। तांबे के सिक्के की यदि बात की जाए तो इनको जो है कौड़ी कहा गया। क्या दोस्तों? कौड़ी कहा गया। कौड़ी जो है इनको कहा गया। आप दोस्तों यहाँ की अर्थव्यवस्था के बारे में जान लेते हैं। अर्थव्यवस्था, तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था की यदि बात करते हैं तो सबसे पहले हम भूमि के बारे में जानेंगे। अर्थव्यवस्था में भूमि के बारे में जानेंगे कि भूमि जो है कितने प्रकार की होती थी। खेती के लिए अलग होती थी, बंजर भूमि अलग, साथ ही रहने की भूमि अलग होती थी। तो अब सबसे पहले हम भूमि के बारे में जो है जान लेते हैं, फिर टैक्सों के बारे में जानेंगे। भूमि की यदि बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले क्षेत्र। जो क्षेत्र भूमि होती थी ये जो है खेती करने योग्य भूमि होती थी। वास्तु निवास करने की भूमि। खिल बंजर भूमि, जो भूमि जोती नहीं जाती थी। अपृथ यानी जंगली भूमि या बिना जोती हुई भूमि। तो ये इतने प्रकार की भूमि जो है होती थी। लिखेंगे दोस्तों क्षेत्र भूमि की बात की जाए खेती करने योग्य होती थी। खेती करने योग्य भूमि जो है होती थी। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं वास्तु की यदि बात की जाए तो ये जो है निवास करने योग्य भूमि होती थी। निवास करने योग्य भूमि होती थी। और साथ ही दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करेंगे खिल की यदि बात की जाए तो ये जो है बंजर भूमि होती थी। कैसी? बंजर भूमि का मतलब है दोस्तों जो भूमि जोती नहीं जाती थी। जो भूमि जोती नहीं जाती थी उसको जो है बंजर भूमि जो है कहा गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे अपृथ भूमि के बारे में। अपृथ भूमि की यदि बात की जाए जंगली भूमि। ये जंगली भूमि जो है होती थी और बिना जुती जंगली भूमि कहा गया। इसको लिखेंगे दोस्तों बिना जुती
बिना जुती हुई जंगली भूमि को अपृथ भूमि जो है कहा गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम टैक्स यानी कर देख लेते हैं। टैक्स यानी कर कौन से थे यहाँ पे? टैक्स यानी कर की यदि बात की जाए तो कौन कौन से टैक्स यानी कर थे, तो यहाँ पे देखते हैं। यानी भू राजस्व जो है उपज का 1/6 भाग लगता था। साथ ही भट्ट कर, पुलिस कर होता था, चाट कर, लुटेरों कर और हल्ब कर, इसका भुगतान जो है उस किसान द्वारा किया जाता था जिसके पास हल होता था। तो चारों करों को यहाँ पे हम लिख लेते हैं। भू राजस्व की यदि बात की जाए तो उपज का 1/6 भाग। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं भट्ट कर की यदि बात की जाए तो ये जो है पुलिस कर होता था। ये पुलिस कर होता था, याद रखें दोस्तों। भट्ट कर जो है पुलिस कर होता था। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे चाट कर। चाट कर क्या होता था? ये जो है लुटेरों पर लगाया जाता था। लुटेरों पर लगाया जाता था, याद रखें दोस्तों, लगाया जाता था। अब इनको एक एक करके अच्छे से समझेंगे। हल्ब कर की यहाँ पे हम बात करते हैं। हल्ब कर क्या होता है दोस्तों? हल्ब कर की यदि बात की जाए तो इसको लिखेंगे इसका भुगतान उस किसान द्वारा किया जाता था जिसके पास हल होता था। जिसके पास हल होता था, याद रखें दोस्तों, हल जो है होता था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ की गुफाएं देख लेते हैं, यानी बाघ गुफाओं की यदि बात की जाए तो इनका संबंध जो है गुप्त शासकों से था। ग्वालियर मध्य प्रदेश में, और 9 चट्टानों को काट कर ये बनाई गई गुफाएं थी। इनकी स्थापना बौद्ध भिक्षु दातक के द्वारा की गई थी, ये माना जाता है। तो इनको यहाँ पे हम लिख लेते हैं बाघ गुफाओं की यदि बात की जाए, बाघ गुफाएं, तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे इनका संबंध। जो बाघ गुफाएं थी इनका संबंध जो है गुप्त शासकों से था। गुप्त शासकों से, किससे दोस्तों? गुप्त शासकों से। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, ये कहाँ पे है? ग्वालियर मध्य प्रदेश में। ग्वालियर MP यानी मध्य प्रदेश में। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं 9 चट्टानों को काटकर बनाई गई थी। 9 चट्टानों को काट कर बनाई गई थी, याद रखें तो सब बनाई गई थी। और दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, इनकी स्थापना जो है बौद्ध भिक्षु दातक ने की थी। इनकी स्थापना बौद्ध भिक्षु दातक ने, याद रखें दोस्तों, दातक ने जो है की थी। अब आते हैं दोस्तों अजंता की गुफाएं भी यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अजंता की गुफाएं भी यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अजंता की गुफाएं की यदि बात करते हैं तो इनकी संख्या 29 गुफाएं थी। कितनी दोस्तों? 29 इनकी संख्या थी, याद रखें दोस्तों। 29 संख्या की जगह 29 गुफाएं थी, लिख लेते हैं। 29 गुफाएं थी। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, इन अजंता की गुफाओं को जो है यूनेस्को में शामिल किया गया था 1983 में। यूनेस्को में शामिल 1983 में इनको शामिल किया गया था। साथ ही महाराष्ट्र के संभाजी नगर में स्थित है। संभाजी नगर महाराष्ट्र में है, याद रखें दोस्तों, संभाजी नगर। यहाँ पे नगर और लिख लेते हैं। संभाजी नगर महाराष्ट्र में स्थित है। संभाजी नगर महाराष्ट्र में। और संभाजी नगर का पहले जो है नाम हुआ करता था औरंगाबाद, याद रखें दोस्तों। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ मंदिर हैं, पहले इनको लिख लेते हैं।
और इसके बाद इनका रिवीजन कर लेंगे। मंदिर की यदि बात की जाए, यानी जैसे तिगवा विष्णु मंदिर ये मध्य प्रदेश में है। साथ ही बोमरा शिव मंदिर ये कहाँ पे, ये मध्य प्रदेश में है। 10 अवतार मंदिर ये ललितपुर में स्थित है, ललितपुर यूपी में। ऐरण विष्णु मंदिर ये मध्य प्रदेश में। भीतरगांव लक्ष्मण मंदिर कानपुर यूपी में ईंटों से बना मंदिर है। और ये सारे मंदिर जो है किससे संबंधित है, ये सारे मंदिर संबंधित है किससे दोस्तों, ये सारे मंदिर संबंधित है गुप्त काल से। याद रखेंगे तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रसिद्ध मंदिर। प्रसिद्ध मंदिर की यहाँ पे हम बात करते हैं तो कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिर हैं, तो इनको यहाँ पे एक एक करके लिख लेते हैं। जैसे दोस्तों तिगवा विष्णु मंदिर, तिगवा विष्णु मंदिर, तिगवा विष्णु मंदिर की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं तो ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, ये मध्य प्रदेश में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं भूमरा शिव मंदिर, भूमरा शिव मंदिर, भूमरा शिव मंदिर की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, ये मध्य प्रदेश में, ये मध्य प्रदेश में है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं 10 अवतार मंदिर, 10 अवतार मंदिर ललितपुर यूपी में, ललितपुर यूपी में, यानी ललितपुर के देवगौड़ा में स्थित है 10 अवतार मंदिर। अब यहाँ पे हम बात करेंगे ऐरण विष्णु मंदिर, ऐरण विष्णु मंदिर, ऐरण विष्णु मंदिर हो गया। ये कहाँ पे, ये भी मध्य प्रदेश में, ये हो गया मध्य प्रदेश में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे भीतरगांव लक्ष्मण मंदिर, भीतरगांव लक्ष्मण मंदिर, भीतरगांव लक्ष्मण मंदिर ये कहाँ पे स्थित है, ये कानपुर यूपी में, कानपुर यूपी में। ईंटों से बना मंदिर है, ईंटों से बना प्रसिद्ध मंदिर, ईंटों से बना प्रसिद्ध मंदिर है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये हमारा टॉपिक हो गया है कंप्लीट, यानी गुप्त वंश जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे हम रिवीजन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे यानी प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था की यदि बात की जाए तो दंडपाशिक जो है पुलिस, यानी जो पुलिस प्रमुख होता था उसको दंडपाशिक कहा गया था। किस काल में, गुप्त काल में। महादंड नायक न्याय विभाग का जो प्रमुख होता था इसको महादंड नायक कहा जाता था गुप्त काल में। महासंदिग्ध विग्रह विदेश नीति युद्ध एवं शांति अग्रहारिक, यानी जो दान विभाग होता था उसको अग्रहारिक। कुमार अमात्य, यानी जो महत्वपूर्ण मंत्री होते थे उनको कुमार अमात्य कहा गया है। सिक्के यानी कॉइन की यदि बात की जाए तो सोने के सिक्के जिनको दिनार कहा गया है चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी कराया था। और साथ ही चंद्रगुप्त प्रथम जो है सोने का सिक्का जारी कराने वाला जो है गुप्त शासकों में प्रथम था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यहाँ पे गुप्त शासकों की बात की जा रही है तो गुप्त शासकों में सोने का सिक्का जारी कराने वाला प्रथम शासक था चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने राजा रानी का सिक्का चलाया था जिस दिन इसकी शादी हुई थी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। चांदी के सिक्के जिनको हम रुपया कहा गया है गुप्त काल में, चंद्रगुप्त सेकंड ने इनको जारी कराया था। तांबे के सिक्के जिनको कौड़ी जो है कहा गया है। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था की यदि बात की जाए तो सबसे पहले भूमि, भूमि यानी भूमि को कई क्षेत्रों में बांट कर पढ़ते हैं। जैसे क्षेत्र भूमि, ये खेती करने योग्य भूमि होती थी। वास्तु भूमि, निवास करने योग्य। खिल भूमि, बंजर भूमि, जो भूमि जोती नहीं जाती थी। अप्रद भूमि, जंगली भूमि या बिना जोती हुई जंगली भूमि, इसको अप्रद भूमि कहा जाता था। अब यहाँ पे टैक्स यानी कर, तो भू राजस्व कर उपज का 1/6 भाग जो है लगता था। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे भट्ट कर, ये पुलिस कर होता था। चाट कर, ये जो है लुटेरों पर कर लगाया जाता था। यानी दोस्तों ये जो है कई सारे राज्य हुआ करते थे। मान लेते हैं इस राज्य के लुटेरे जो है इससे चोरी कर कर लाते हैं इस राज्य से, तो यहाँ पर जब लाएंगे तो यहाँ पर जो है कुछ हिस्सा जो है राजा को टैक्स के रूप में देना होगा। और इन लुटेरों की रक्षा करने का काम किसका होता था, राजा का होता था। तो इसलिए लुटेरों पर ये चाट कर लगाया जाता था। हल्ब कर, इसका भुगतान जो है उस किसान द्वारा किया जाता था जिसके पास हल होता था, तो ये हल्ब कर जो है होता था।
यानी जिसके पास हल होता था तो उसको हल कर जो है देना होता था। अब आते हैं बाघ गुफाएं। बाघ गुफाएं की बात करेंगे तो इनका संबंध गुप्त शासकों से है। बाघ गुफाओं का ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। 9 चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। स्थापना बौद्ध भिक्षु दातक ने की थी, तो ये आपको याद रखना है। साथ ही यहाँ पे अजंता की गुफाएं भी देख लेते हैं। 29 गुफाएं हैं। यूनेस्को में इनको शामिल किया गया था 1983 में। संभाजी नगर महाराष्ट्र में स्थित है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर देख लेते हैं गुप्त काल के। तिगवा विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश में है। भूमरा शिव मंदिर मध्य प्रदेश में। 10 अवतार मंदिर ललितपुर यूपी में है। और साथ ही ऐरण विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश में। भीतरगांव लक्ष्मण मंदिर कानपुर यूपी में ईंटों से बना प्रसिद्ध मंदिर है। और ये हमारा टॉपिक हो गया है कंप्लीट, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी और इससे आगे जो है ये हमारा टॉपिक जो हो गया है कंप्लीट। कल की क्लास में हम वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश को जो है स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।